नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यजीत गायकवाड़ एक बार फिर से आपका हमारे एसवीसी क्लासेस टेक में स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो। आज के हमारे चैप्टर का नाम है सेट्स, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। अगर आपने पहले दो पार्ट अगर नहीं देखे तो जाइए और जल्दी से जाकर वो दो पार्ट देख लीजिए और उसके बाद इस पार्ट पर कंटिन्यू कीजिए। आज हम सीखने वाले हैं वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये पूरे के पूरे कंसेप्ट क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या है, ये सभी हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इंडियाज फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जी हाँ सही सुना आपने, इंडियाज फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नून एकेडमी इज हेयर फॉर यू। एमएच बोर्ड क्लास 9 to 12, जी हाँ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए पूरे के पूरे क्लासेस यहाँ पर होने वाले हैं, जो कि है एब्सोल्युटली फ्री। यहाँ पर आपको मिलेंगे डेली फ्री लाइव क्लासेस टिल एग्जाम्स आर डन, फ्री नोट्स मिलेंगे क्लास के बाद में, एमसीक्यू प्रिपरेटरी सेशंस होंगे, एमएससीटी, नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी की जाएंगी और अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री, ओनली ऑन नून एकेडमी। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से नून एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और रजिस्ट्रेशन करके पूरे फ्री क्लासेस का मजा लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम क्या होता है? ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन वॉज द फर्स्ट टू यूज क्लोज्ड फिगर्स टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लोज्ड फिगर यूज की। किसने यूज की? जॉन वेन। उसका नाम क्या था उस आदमी का? मैथमेटिशियन जो था जॉन वेन, उसने क्या किया? क्लोज्ड फिगर्स यूज की। सच रिप्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स। ये वो आदमी था जॉन वेन। इन्होंने क्या किया कि क्लोज्ड फिगर्स जो है, जो डायग्राम्स है, वो यूज किया और उसके अंदर पूरे के पूरे सेट के एलिमेंट डाल दिए और उन्हें उसने नाम दिया वेन डायग्राम। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। सेट ए, समझो सेट ए है। सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, 5 एलिमेंट, देयर आर 5 एलिमेंट्स। तो इसने क्या किया, ये इस सेट को कुछ इस तरह से एक डायग्राम में बदल दिया। सेट ए इज शोन बाय वेन डायग्राम। ये पूरी की पूरी डायग्राम जो है ये क्या है? सेट है। दिस इज अ सेट, सेट ए। और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, वो रैंडमली कहां पर भी उसने प्लेस कर दिए। मतलब ऐसा कुछ भी रूल नहीं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या जैसे वहां पर लिखे हुए हैं यहाँ पर वैसे ही पुट करना, ऐसा कोई रूल नहीं। कहीं कहीं भी आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा, इसे हम क्या कहेंगे? वेन डायग्राम। ये क्या है? वेन डायग्राम। तो मतलब मैथमेटिक्स में सेट कंसेप्ट ऐसा है, वेन डायग्राम कंसेप्ट ऐसा है, जो थोड़ा सा बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग लग सकता है। और आगे भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के एंड में आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है। तो जल्दी से वीडियो के लाइक बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम देखने वाले हैं सबसेट। व्हाट इज सबसेट? सबसेट क्या होता है? अब सबसेट के मतलब आपको लगेगा एक कुछ तो भी एक सेट है डेफिनेशन। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो एलिमेंट सेट बी में मौजूद है वो सभी सेट ए में भी मौजूद होने चाहिए। तब सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, देन सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। देखिए एग्जांपल है यहां पर सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर सेट बी दिया हुआ है 2 4 6 8। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है 2 2 4 4 6 6 8 8, सभी के पूरे एलिमेंट जो कि सेट बी में मौजूद है वो पूरे के पूरे एलिमेंट सेट ए में भी मौजूद है। तो क्या हुआ? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो बी में मौजूद है वो ए में भी मौजूद है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? B इज अ सबसेट ऑफ A। इसे हम कैसे रीड करेंगे? B इज अ सबसेट ऑफ A। ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है सबसेट का। ये सिंबल है सबसेट। कैसे रीड करेंगे? B इज अ सबसेट ऑफ A। और इसे वेन डायग्राम से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये जो है यह है सेट A
और बी उसका सबसेट, तो उसके अंदर आ जाएगा वो। सेट ए के अंदर क्या है, सेट बी, मतलब बी क्या है, सेट ए का सबसेट है। तो इस तरह से कुछ हम ये सेट ए और बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसेट में क्या सीखा कि सबसेट में हमने एक ही बात सीखी, अगर सेट बी में मौजूद होने वाले पूरे के पूरे एलिमेंट सेट ए में भी मौजूद होंगे तो सेट बी जो है वो सेट ए का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। मतलब यहाँ पर आप गौर करने वाली बात है, सेट ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। सेट ए में अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होए तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मतलब जितने एलिमेंट सेट बी में है मौजूद वो पूरे के पूरे ए में होने चाहिए, जब सेट बी क्या कहलाएगा, सेट ए का सबसेट कहलाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें सीखना है रिमेंबर दिस, कुछ पॉइंट्स है सबसेट के बारे में जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए पहला पॉइंट है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी एक सेट अगर हमने उठा लिया तो वो खुद का ही अपना सबसेट रहता है। जैसे कि मानो हम आईने में अपना चेहरा देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, सलमान खान थोड़ी ना दिखेगा, उसमें हम ही देखेंगे। मतलब एवरी सेट, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, मतलब कोई भी सेट हो तो वो खुद का सबसेट जरूर हो सकता है। दूसरा पॉइंट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब जो सेट एम्प्टी है, जो जिस सेट में कुछ भी नहीं, ये क्या है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, यह है फाइ। फाइ इज अ एम्प्टी सेट। फाइ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइ किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी सेट को। मतलब फाइ इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब एम्प्टी सेट जो है वो किसी भी सेट का सबसेट बन सकता है या उसे हम कह सकते हैं। इफ ए इक्वल टू बी, मतलब दो सेट इक्वल सेट होंगे तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब जब अगर दो सेट इक्वल होंगे तो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट बन जाएंगे या होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। उसका वाइस वर्सा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो वो दोनों जरूर इक्वल होंगे। मतलब जो एलिमेंट ए में मौजूद है वही एलिमेंट बी में है और जो बी में मौजूद है वही ए में मौजूद है। मतलब दोनों सेट इक्वल है। ये पॉइंट्स अपने ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कभी भी काम आ सकते हैं। तो इस तरह से हमने सबसेट के बारे में जानकारी ली। अब आगे बढ़ेंगे। आगे हमें देखना है यूनिवर्सल सेट। आगे हमें क्या देखना है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखिए यूनिवर्सल सेट में थिंक ऑफ अ बिगर सेट, एखादा ऐसा बिगर सेट which will accommodate all the given sets under consideration which in general is known as universal set। कोई ऐसा सेट अगर हम कंसिडर करेंगे जिसमें दिए गए पूरे सेट समा सकते हैं या जिसके सबसेट हो सकते हैं पूरे के पूरे सेट, उस सेट को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे हम यू से, कैपिटल लेटर यू। यू इज अ सेट ऑफ, यू इज यूनिवर्सल सेट। एंड वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल का यूज करके। अगर रेक्टेंगल दिखा तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। रेक्टेंगल क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो देखिए यहां पर सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल is an universal set for sets of students in every class। मतलब अगर अलग अलग क्लास के हमने अलग अलग सेट बनाए तो पूरा का पूरा स्कूल जो है तो उनका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। क्यों, क्योंकि जो क्लासेस है वो किससे बिलोंग करते हैं, स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो मतलब स्कूल क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ। जैसे कि अपना विलेज है, विलेज किस में बिलोंग करता है, विलेज बिलोंग करता है किसमें, तालुका, उससे बाद जिला, उससे बाद स्टेट और उसके बाद नेशन और उसके बाद में सो ऑन, कॉन्टिनेंट और अर्थ। तो विलेज किसका सबसेट है, तालुका का। तालुका किसका सबसेट है, जिले का। जिला किसका सबसेट है, स्टेट का। और ये पूरे के पूरे जो सबसेट है ये किसके सबसेट होंगे, एक नेशन के। मतलब नेशन क्या हुआ, इन सबके लिए यूनिवर्सल सेट हुआ। ऐसे ही हमें यूनिवर्सल सेट ध्यान में रखना है। जो एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है स्कूल का, वो एग्जांपल हम वेन डायग्राम से देखेंगे। वेन डायग्राम यहाँ पर दी हुई है। ये रेक्टेंगल जो है, ये रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगल क्या है, यूनिवर्सल सेट। मतलब ये है स्कूल, सेट ऑफ स्कूल। और इसमें जो छोटे छोटे सेट दिए हुए हैं ये है सेट ऑफ 5th क्लास, सेट ऑफ 6th क्लास, सेट ऑफ 7th क्लास एंड सो ऑन। सारे के सारे पूरे क्लासेस के सेट दिए हुए हैं। तो ऐसे करके हम यूनिवर्सल सेट
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार हम यूनिवर्सल सेट को शो कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, अगर आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर समझ में आ गया होगा तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें एक सेट दिया हुआ है, एक यूनिवर्सल सेट, और उसके बाद एक दूसरा सेट। तो दोनों में से हमने कुछ एलिमेंट्स निकाल के दूसरा सेट बनाना है, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहेंगे। क्या है, देखिए यहाँ पर सपोज U इज अ यूनिवर्सल सेट, वो दिया जाएगा आपको। इफ B इज अ सबसेट ऑफ U, जो सेट B है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट U विच आर नॉट इन सेट B आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B एंड इज डिनोटेड बाय B डैश। मतलब B डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B, उसे क्या कहेंगे हम? B डैश, और उसे B कॉम्प्लीमेंट B टू पावर C, मतलब B कॉम्प्लीमेंट भी उसे कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जो कि एक एग्जांपल से हम समझ में लेंगे। यूनिवर्सल सेट दिया गया है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर आर 10 एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट, और उसमें से 2 4 6 8 एंड 10, ये पूरे के पूरे एलिमेंट 2 4 6 8, ये 5 एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद है। तो क्या होगा फिर उसके बाद? सेट ए डैश जो है, मतलब ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसका कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो गया, जो एलिमेंट ए में मौजूद है वो ए कॉम्प्लीमेंट में हम ले नहीं सकते, मतलब उसे लेना नहीं चाहिए, वो गलत हो जाएगा फिर। तो क्या हो गया, 2 4 6 8 10, इसे छोड़कर 2 4 6 8 10 जो बचे वाले एलिमेंट है, मतलब 1 3 5 7 एंड 9, ये पूरे के पूरे सेट ए डैश में डाल देंगे। ए डैश मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब यहां पर एक ध्यान में देने वाली बात ऐसी है कि सेट ए प्लस, मतलब उसके एलिमेंट प्लस ए डैश उसके एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट मिलाकर यूनिवर्सल सेट बनेगा। ये हमेशा एक बात ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे के पूरे मिला के यूनिवर्सल सेट बन गया यहाँ पे। और इसे हम वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। ये देखिए, ये है आपका यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर सबसेट कौन सा है? सबसेट है ए, उसके अंदर यहाँ पर दिया गया है। ए में जो एलिमेंट है 2 4 6 8 10, ये पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर 2 4 6 8 एंड 10, और बचे हुए एलिमेंट उसके बाहर, मतलब उसके ए के अंदर नहीं है तो उसके बाहर आ जाएंगे, 1 3 5 7 एंड 9। तो ये पूरे के पूरे मिला के क्या बना? यूनिवर्सल सेट बना। और उसके सिवा, इस सेट ए के सिवा, ए को छोड़कर जो बचे हुए एलिमेंट है, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है, उसे हम क्या कहेंगे? ए डैश कहेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया? तो जो एलिमेंट हम जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने वाले हैं, उस सेट में जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट छोड़कर बचे हुए एलिमेंट का सेट जो है, उसे ही हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। मतलब जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, उसका सेट, उस एलिमेंट्स का सेट, उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमें देखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने की वजह से ये ध्यान में रखना है हमें। नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए डैश, ये ध्यान में रखना है। किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। मतलब अगर आपने पिछली स्लाइड में अगर देखा तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ पर देखिए, सेट ए में कौन है? 2 4 6 8 10। सेट ए डैश में कौन है, मतलब कॉम्प्लीमेंट में कौन है? 1 3 5 7 9। तो उन दोनों को अगर कंपेयर करें तो एक भी एलिमेंट वहां पर कॉमन नहीं है। इसी वजह से वो रूल हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा। सेकेंड पॉइंट, ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड ए डैश इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। मतलब दोनों भी सेट जो है, ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दोनों भी किसके सबसेट होंगे? यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। बाहर का कोई भी एलिमेंट उसमें अलाउड नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू इज एम्प्टी सेट, यू डैश इक्वल टू 5। ये ध्यान में रखना है, यू डैश इक्वल टू 5। मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? देखिए, यहां पर एक यूनिवर्सल सेट है, तो इसके अंदर पूरे के पूरे एलिमेंट्स है,
तो इसके बाहर क्या है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, एम्प्टी सेट है, मतलब क्या है, फाइ है। मतलब यू डैश जो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज एम्प्टी, इज ऑलवेज एम्प्टी, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यू, अपोजिट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट, बाहर क्या है, कुछ भी नहीं है, अंदर क्या है, सब कुछ है। सब कुछ मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट। तो यहां पर ये चारों पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है प्रैक्टिस सेट, और उसमें कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो पहले तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे, प्रैक्टिस सेट 1.3। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर फोर सेट्स, देयर आर फोर सेट्स, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। देन हमें फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है C इज अ सबसेट ऑफ B। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, C इज अ सबसेट ऑफ B। C कहां पर है ढूंढो, ये यहां पर हो गया C। क्या ये B का सबसेट है, मतलब इसमें C में एलिमेंट कितने हैं, सेट C में क्या है, B और D है, B और D, जो कि सेट B में मौजूद है, जी नहीं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट C are should have should have there in the set B, तो है वैसा, जी नहीं। D तो अवेलेबल है, D तो मौजूद है वहां पर, लेकिन B मौजूद नहीं है। इसी वजह से ये स्टेटमेंट का क्या है, ट्रू है क्या, नहीं। ये क्या है, फॉल्स। क्या है, फॉल्स है, मतलब C इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। देन सेकंड स्टेटमेंट, A इज अ सबसेट ऑफ D। जितने एलिमेंट A में मौजूद है क्या पूरे के पूरे D में मौजूद है, जी नहीं, मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, D इज अ सबसेट ऑफ B, D इज अ सबसेट ऑफ B। क्या D सबसेट है B का, जी हाँ। A और E, जी नहीं। देयर इज D में जो है एलिमेंट्स A और E, ये दो एलिमेंट्स वहां पर मौजूद है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट B में मौजूद नहीं है, उसी वजह से ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 4, D इज अ सबसेट ऑफ A। चेक करेंगे कौन है D में मौजूद, A और E, दोनों मौजूद है यहाँ पर, A और E। तो देखिए दोनों मौजूद है सेट A में, मतलब D इज अ सबसेट ऑफ A, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, फाइनली एक ट्रू स्टेटमेंट मिल गया। उसके बाद B इज अ सबसेट ऑफ A, नंबर 5, B इज अ सबसेट ऑफ A। क्या B A का सबसेट है, C D E F, यहां पर C D E F मौजूद है A में, जी नहीं। C D E तो मौजूद है लेकिन F मौजूद नहीं है, मतलब B A का सबसेट नहीं है, B is not a subset of A, that means this statement is false. Then last, C is subset of A, C is a subset of A। क्या है C में मौजूद, B और D मौजूद है, और सेट A में मौजूद है दोनों B और D। All the elements of set C are in the set A, B and D, yes, that means ये भी क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है, सेट C इज अ सबसेट ऑफ सेट A। ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान में आ गया कि सबसेट कैसे पहचानना है, एक बार फिर से मैं बता दूंगा। सेट A, सपोज यहाँ पर सेट A है, सेट A कंटेन्स 1 2 3 4 एंड 5। सबसेट कैसे पहचानना है, सेट B में क्या मौजूद है, 2 3 4। तो सबसेट है या नहीं ये कैसे पहचानना है, देयर आर एलिमेंट्स 2 3 एंड 4, ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स 2 3 4 यहाँ पर मौजूद होने चाहिए सेट A में। जब हम बोल सकते हैं, ऐसा अगर हुआ तो हम बोल सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A। ओके, B इज अ सबसेट ऑफ A। ये बात आपको ध्यान में रखनी जरूरी है जब हम सेट के सबसेट के एग्जांपल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में हमें अगला क्वेश्चन देखना है। देखिए, take the set of natural numbers from 1 to 20 as universal set and show set x and y using Venn diagrams। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर क्या करना है, उससे पहले हम एक बार देखेंगे। टेक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। देखिए यहाँ पर
रेक्टेंगल से शो करेंगे, क्या है, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद क्या करना है, सेट x और सेट y दिया गया है, लेकिन उसमें क्या है वो हमें मालूम नहीं। तो पहले तो क्या करेंगे, सेट x लिख लेंगे। सेट x क्या है, सेट x इज द x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सेट x इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है मौजूद वहां पर, एंड 7 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 15, मतलब 7 से लेकर 15 के बीच में, मतलब क्या होगा, 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये एलिमेंट्स सेट x के एलिमेंट। और सेट y में क्या होगा, सेट y में होगा x, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर n एंड y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर कौन से, अभी प्राइम नंबर देखेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ये पूरे के पूरे 1 to 20 के प्राइम नंबर्स हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला काम, जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो वेन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में पहला काम दोनों सेट लिस्टिंग मेथड में लिख लेना। उसके बाद में यूनिवर्सल सेट ऐसे रेक्टेंगल से ड्रॉ करना। यूनिवर्सल सेट कैसे ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल के फॉर्म में, रेक्टेंगल के शेप में। और उसके बाद उसके अंदर दोनों सेट हमें ड्रॉ करना है, क्योंकि दोनों सेट क्या है, उसके सबसेट है। देखिए, जी हाँ, सबसेट है 1 to 20 यूनिवर्सल सेट, ओके। और ये भी पूरे के पूरे 1 to 20 के अंदर ही है, तो मतलब ये दोनों क्या हुए, उसके सबसेट हुए, मतलब इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में एक जरूरी चीज और, x एंड y में कुछ कॉमन है या नहीं, ये ध्यान में रखना है। देखिए वहां पर अगर कुछ कॉमन होगा तो हम उसे कॉमन पोर्शन में शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, जी हाँ, 11 और 13 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इसे कैसे शो करेंगे। देखिए, ये तो हुआ हमारा सेट x, उसके बाद ये सेट y, सेट x सेट y, ओके। अब जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन एलिमेंट्स है 11 एंड 13, वो पहले शो कर देंगे हम उसके बीच के पार्ट में, 11 एंड 13, ओके। अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो दोनों सेट हम अलग अलग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, ऐसे करके। तो अगर कॉमन होगा तो उसको ऐसे कॉमन पोर्शन में हम शो कर सकते हैं। उसके बाद हम लिख लेंगे सेट x, और उसमें एलिमेंट बच्चे क्या एलिमेंट्स, 8 9 10, यहाँ पर लिख लेंगे 8 9 10। उसके बाद 11 तो हो गया, 12 एंड 14, यहाँ पर लिख लेंगे 12, यहाँ पर लिख लेंगे 14। उसके बाद सेट y क्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 7। उसके बाद बचा क्या, 17 और 19, 17 19। उसके बाद बचा क्या, इन दोनों सेट में जो नहीं है वो बाहर लिख लेना है। 1 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, 4 मौजूद नहीं है, मतलब 1 4। 5 है, 6 मौजूद नहीं है तो 6 लिख लेंगे। 7 मौजूद है, 8 9 10 11 12 13 14 मौजूद है, 15 नहीं है, यहाँ पर 15 लिख लेंगे। उसके बाद 16 भी मौजूद नहीं है, 16 लिख लेंगे। 17 18 है, 19 है, 18 नहीं है सॉरी, 18 लिख लेंगे। 19 है, 20 लिख लेंगे। तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट मिला के देखिए आप, यूनिवर्सल सेट बनता है या नहीं। 1 2 3, देयर आर एलिमेंट्स, वी विल काउंट 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर मैं शो करता हूँ आपको, देयर आर एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, पूरे के पूरे मिला के ये यूनिवर्सल सेट यहाँ पर बन गया। मतलब ये वेन डायग्राम हमारी यहाँ पर बन गई। इस तरह से आपको वेन डायग्राम बनानी है। जब भी आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, जब आपको इस तरह से कुछ वेन डायग्राम बनानी है, करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ इस तरह से हमें वेन डायग्राम बनानी है। तो चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं फिर से एक बार वेन डायग्राम का। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सेट U दिया हुआ है, सेट P दिया हुआ है। क्वेश्चन है शो सेट्स U P एंड P डैश बाय वेन डायग्राम। क्या करना है हमें, यहाँ पर P डैश फाइंड आउट करना है। P डैश दिया हुआ नहीं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, P डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट P। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट P मतलब क्या है कि जो एलिमेंट P में नहीं है लेकिन U में है।
बाकी सारे एलिमेंट्स 1 1 3 3 7 7 10 10, और जो बचे हुए एलिमेंट है वो पूरे के पूरे पी डैश में आ जाएंगे। मतलब क्या, 2 8 9 11 एंड 12, ये पूरे के पूरे एलिमेंट सेट पी डैश में आ जाएंगे, मतलब पी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम, वेरीफाई पी डैश, और ये पूरा का पूरा सेट हमें वेन डायग्राम से शो करना है। देखिए ये हुआ हमारा यूनिवर्सल सेट, ये क्या हुआ हमारा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद क्या करना है हमें, इसके अंदर एक सेट लेना है, इसके अंदर क्या लेना है, सेट कौन सा, सेट पी। सेट पी के एलिमेंट लिख लेना है 1 3 7 एंड 10। बचे हुए एलिमेंट कौन से है, बचे हुए एलिमेंट है 2 8 9 और 11, और जो बचा हुआ पोर्शन है हमारा वही क्या होगा, पी डैश होगा हमारा, बराबर। जो है सेट पी यहाँ पर मौजूद है, और ये बाहर का जो सेट है, बाहर का पोर्शन है वो क्या है, पी डैश। ओके, इसे हम अंदर लिख लेंगे, पी सेट पी को क्या करेंगे, अंदर लिख लेंगे। ये क्या हुआ हमारा सेट पी, पी डैश और यूनिवर्सल सेट, तीनों सेट हमने यहाँ पर वेन डायग्राम से शो कर लिया। ओके, सॉरी एक मिनट, ये क्या हुआ हमारा सेट पी, पी डैश बाहर और उसके बाहर यूनिवर्सल सेट। ओके, तो ये इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया। उसके बाद वेरीफाई पी डैश डैश, मतलब पी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट होता है, तो उसे हम पी के इक्वल शो कर सकते हैं। देखिए क्या है पी, सेट पी क्या है उसे पहले लिख लेंगे। सेट पी है 1 3 7 10। अब देखिए पी डैश क्या है, पी डैश क्या है लिख लेंगे उसे। पी डैश क्या है 2 8 9 11 12। उसके बाद पी डैश और उसका भी डैश, मतलब पी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट ये लिख लेंगे। मतलब जो एलिमेंट पी कॉम्प्लीमेंट में है वो छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट हमें पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट में लेने वाले। उसके बाद में क्या देखना है, 2 8 9 11 12, ये छोड़कर बाकी पूरे एलिमेंट्स 2 8 9 11 12, मतलब बचा क्या 1 3 7 एंड 10। क्या बचा 1 3 7 एंड 10। अब आपको देखना है कि P और P डैश डैश ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं। मतलब देयरफॉर अपन यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 नंबर दे देंगे। देयरफॉर P डैश डैश इज इक्वल टू P फ्रॉम, आप देख सकते हैं क्लियरली, वहां पर आपको दिख रहा होगा कि दोनों सेट जो है, दोनों सेट कैसे है, सेम है, मतलब दोनों सेट इक्वल सेट है। ऐसे आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। सबसेट रिलेशन हमें यहाँ पर लिखना है कि कौन किसका सबसेट है। सबसेट रिलेशन मतलब क्या, कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है वो हमें लिखना है। P is a set of all residents in Pune. P is a set of all residents in Pune. M is a set of all residents in मध्य प्रदेश। पुणे और मध्य प्रदेश का कोई रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन, मतलब कोई किसी का सबसेट नहीं है। उसके बाद I is a subset of set of all residents in इंदौर। इंदौर, इंदौर कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश में आता है। मतलब इंदौर किसका सबसेट हुआ, मध्य प्रदेश का। मतलब I is a subset of यम, एक कपल, एक जोड़ी, एक पेयर यहाँ पर मालूम हो गए। उसके बाद B is a set of all residents in India, मतलब ये ऊपर के पूरे सेट इंडिया के सबसेट हो गए। मतलब बी जो है वो इन सबका सुपर सेट है, मतलब यूनिवर्सल सेट है। पी इज अ सबसेट ऑफ बी, एम इज अ सबसेट ऑफ बी, आई इज अ सबसेट ऑफ बी, ये भी 3 रिलेशन मालूम हो गए। उसके बाद एच इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र पहले तो हम देखेंगे पुणे किस में बिलोंग करता है, पुणे बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, मतलब पी इज अ सबसेट ऑफ, पी इज अ सबसेट ऑफ एच, पुणे बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, पुणे बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, पी इज अ सबसेट ऑफ एच। उसके बाद दूसरा सबसेट रिलेशन, उसके बाद क्या है, महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र किसे बिलोंग करता है। उसके बाद में मध्य प्रदेश देखेंगे, मध्य प्रदेश यम, यम इज अ सबसेट ऑफ
बी, बी क्या है? सेट ऑफ इंडिया, सेट ऑफ रेसिडेंट्स इन इंडिया। मतलब मध्य प्रदेश कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश आता है इंडिया में, तो मध्य प्रदेश बिलोंग्स टू इंडिया, ये दूसरी पेयर। उसके बाद आई इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर, ये देखा हमने यहाँ पर। इंदौर कहाँ बिलोंग करता है? इंदौर बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश, मतलब आई इज सेट ऑफ, आई इज सबसेट ऑफ यम। उसके बाद यहां पर हम देखेंगे महाराष्ट्र बिलोंग्स टू इंडिया, महाराष्ट्र बिलोंग्स टू इंडिया, मतलब यच इज अ सबसेट ऑफ आई। ऑल्सो मध्य प्रदेश इज बिलोंग्स टू इंडिया, मध्य प्रदेश यम बिलोंग्स टू आई। उसके बाद ऑल्सो पुणे और इंदौर वो भी तो बिलोंग करते हैं ना इंडिया से। पुणे पी बिलोंग्स टू, सॉरी इंडिया आई नहीं है, इंडिया एच है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया बी है, देखो यहाँ पर एच, महाराष्ट्र बिलोंग्स टू इंडिया, यहाँ पर सॉरी महाराष्ट्र बिलोंग्स टू इंडिया बी, मध्य प्रदेश बिलोंग्स टू इंडिया बी, पुणे बिलोंग्स टू इंडिया मतलब बी। उसके बाद क्या है? इंदौर, इंदौर आई, आई इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे P इज अ सबसेट ऑफ A। क्या देखा हमने यहाँ पर? P इज अ सबसेट ऑफ A। देखिए ध्यान देना है यहाँ पर हमें, P इज अ सबसेट ऑफ B। आपको पूरे के पूरे रिलेशन समझ में आने चाहिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर P, पुणे, पुणे किसका पार्ट है? महाराष्ट्र का पार्ट है, मतलब P इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, P इज अ सबसेट ऑफ H, P इज अ सबसेट ऑफ H, पहली जोड़ी। उसके बाद मध्य प्रदेश और इंदौर का रिलेशन, मध्य प्रदेश और इंदौर का, इंदौर आई, मध्य प्रदेश यम, आई इज अ सबसेट ऑफ यम, आई इज अ सबसेट ऑफ यम, ये यहाँ पर। उसके बाद इंदौर और इंडिया का रिलेशन, या इंडिया का पूरे के पूरे अदर सेट्स के साथ रिलेशन, मतलब आई जो है, आई क्या है? इंदौर, इंदौर इज अ सबसेट ऑफ यम, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये यम किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है, मतलब यम इज अ सबसेट ऑफ बी, बी क्या है? रेसिडेंट्स इन इंडिया, यम इज अ सबसेट ऑफ बी, यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यच इज अ सबसेट ऑफ बी, यच क्या है? महाराष्ट्र, बी क्या है? इंडिया, महाराष्ट्र किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है, मतलब यच इज अ सबसेट ऑफ बी, यहाँ पर दिया गया है। यम इज अ सबसेट ऑफ बी, यम इज अ सबसेट ऑफ बी यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सबसेट ऑफ बी, बी यानी इंडिया, मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है? इंडिया का हिस्सा है, मतलब यम इज अ सबसेट ऑफ बी। उसके बाद पी, पुणे, पुणे किसका हिस्सा है? महाराष्ट्र का, ऑब्वियसली महाराष्ट्र के बाद में वो किसका हिस्सा है? इंडिया का भी हिस्सा है, मतलब पुणे पी इज सबसेट ऑफ बी, पी इज अ सबसेट ऑफ बी। वैसे ही इंदौर, इंदौर जैसे मध्य प्रदेश में है वैसे ही वो इंदौर इंडिया में भी है, मतलब आई इज अ सबसेट ऑफ बी, इंदौर इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। यहाँ ऐसे करके हमने सबसेट रिलेशन ध्यान में रखना है, कौन किसका सबसेट है ऐसे करके हमें ध्यान में रखना है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। जो हमने देखा, आज देखा सबसेट, यहाँ पर देखा हमने देखा यूनिवर्सल सेट, हमने देखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये पूरे के पूरे कंसेप्ट आपने समझ में आ गए होंगे, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। और ऐसे ही आप वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए पूरे के पूरे लिंक्स को फॉलो कीजिए, हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर दीजिए, जैसे कि आपको नए नए वीडियोस का पता चल जाएगा। और जल्दी से जल्दी हमारा इस वीडियो को लाइक दबाइए, लाइक बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ऐसे ही नए नए वीडियोस पाते रहे। थैंक यू।